ऑल राइट बेटा। तो देखो कल की क्लास में मैंने आपको ब्रोमीन का रिएक्शन दिया था। ब्रोमीन व्हेन टेकन in the presence of basic medium, it undergoes disproportionation and it forms Br minus and BrO3 minus and इस पे +5 आता है। ऑफ कोर्स इस पे कैसा है -1, इधर 0 है। मैंने बोला था इसका n फैक्टर निकालना, निकाला है। हमारे पास n फैक्टर का क्या फॉर्मूला था कि कोई भी बैलेंस्ड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड मतलब लॉस और गेन ना, इन बैलेंस्ड, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, जब आप बैलेंस करोगे तो हर रिएक्टेंट का अपना कोफिशिएंट आएगा, सो डिवाइडेड बाय उसी का कोफिशिएंट, जिसका निकालना है उसी का कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। गॉट इट? तो अब ये कौन सा रिएक्शन है पहले पहचानो, कौन सा रिएक्शन है ये? डिस्प्रपोर्शनेट। तो डिस्प्रपोर्शनेट में हमें ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में भी लिखना पड़ता है एंड रिड्यूसिंग फॉर्म में भी ब्रोमीन को ही लिखना पड़ेगा। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और यही एक लाइन में ही बैलेंस कर लेंगे इसको। तो क्या बनेगा बेटा? Br माइनस, और क्या बनेगा? BrO3 माइनस। यहाँ 0 और यहाँ -1, क्या हो रहा है? रिडक्शन। इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, +5 में जा रहा है 0 से। अच्छा, सबसे पहला काम बैलेंसिंग में क्या करते थे हम? जिस एटम में चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो। तो ये 2 ब्रोमीन है तो इधर भी डबल, यहाँ 2 ब्रोमीन है तो इसको डबल कर दिया। अब दोनों ब्रोमीन से कितने का गेन किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसने कितना गेन किया? 0 से ये 5 है, कितना हुआ चेंज? 5 का इंटू 2 कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ, इधर 10 इधर 2। अब मैं क्या करूं? लॉस इज इक्वल टू गेन करना है तो इसको कितना करना पड़ेगा? ये 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर होगा जब यहाँ 5Br2 हो। ये तो यही था ना, इंटू 5। तो 5 इंटू 2 करोगे तो क्या बन जाएगा? 10। तो अब मेरे पास फाइनल जो रिएक्शन आया है वो मैं ब्रोमीन लिखना चाहता हूँ। Br2 5 और एक मिलके क्या हो गया? 6, और उधर क्या आ गया? 10Br माइनस। डिड यू गेट इट? एंड प्लस, सभी को क्लियर है? नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एटम व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन लॉस एंड गेन। और क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ Br2 का पूछा है और उसका कोफिशिएंट यहाँ चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम कुछ भी करें यहाँ पे कहानी H2O एंड OH माइनस ऐड करने से कोई फायदा, सीधा सीधा यहीं से कर देंगे। तो बताइए बेटा, n फैक्टर ऑफ Br2 निकालना हो तो इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? बताइए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? 10 हुए। वेरी गुड। जब लॉस इज इक्वल टू गेन जो करते हो वही है, कितने हुए? 10। और कितना कोफिशिएंट है बेटा? 6। तो कितना आ गया ये? 5/3। तो ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपसे पूछे कोई इक्विवेलेंट वेट बताओ किसका? Br2 का, तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई 5/3। इसी को कैसे लिखेंगे? 3/5 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2, 3m/5। सभी को समझ में आया? अच्छा जी, इधर वाले इन सब का एन फैक्टर क्या नहीं निकाल लोगे क्या? एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? 10/10 कितना आ गया? 1। इसका 10/5, इसका एन फैक्टर 5 आ गया। क्या सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन दो, लिखो। फाइंड द normality of 0.1 molar, find the normality of 0.1 molar aqueous solution of KMnO4
when it acts as oxidizing agent, when it acts as oxidizing agent in different medium, in different medium. Now this is very important concept and the question at the same time, दोनों ही ये important है और दिखाता हूं कैसे। तो बेटा जो KMnO4 है ना, ध्यान से समझना, अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट साथ में ले लिया, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कैसे पता? क्योंकि ये +7 अपने रेंज के सबसे टॉप पे है। जब भी रिएक्शन होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो क्या होता है इसका? रिडक्शन। काम कैसा करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले ले रहा हूं, वो एज सिंपल एज आयरन +2 हो सकता है, टिन +2 हो सकता है ना, SO2 हो सकता है, H2S हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यहां मैंने लिया है मीडियम कौन सा? H+ आयन, एसिडिक। तो ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में मैंगनीज ऑलवेज फॉर्म Mn2+। क्या बनाता है? तो यानी मैंने एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या सबको मालूम है? बोलो। मोलैरिटी आपको पता हो, एन फैक्टर निकालना। तो क्या इनडायरेक्टली मैंने एन फैक्टर पूछा है KMnO4 का, इसलिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एसिडिक मीडियम में ऐसा होगा, यही जो KMnO4 है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट इन व्हाट मीडियम बेटा? बेसिक मीडियम, OH-, बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले न्यूट्रल समझ लेते हैं, फिर बेसिक में आएंगे, ठीक है? एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज करते फिर बेसिक बनाएंगे। न्यूट्रल और स्लाइटली, मीडियम कैसा है? न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक। अगर इनमें से ऐसा मीडियम है तो ये इसका जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो होता है MnO2। MnO2 बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? प्लस। और यही ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा है, और तीसरा मैं बता रहा हूं एक्सेसिव बेसिक अगर हो गया, स्ट्रांगली बेसिक हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रांगली बेसिक। अगर स्ट्रांगली बेसिक हो गया, OH- प्रेजेंट है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये जाता है MnO4 2- और इसका कलर ग्रीन होता है बेटा। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का कंपाउंड है MnO2, पायरोलुसाइड जिसको बोलते हैं, ये ग्रीन होता है। Mn2+ इज नियरली कलरलेस, बट टू द बेस्ट इफ यू आस्क इट इज बफ पिंक। बफ पिंक, यू नो, फ्लैश का जो कलर होता है उसको बफ पिंक बोलते हैं ना। नहीं, अब तुम पंच को काटने की बात कर रहे हो, फ्लैश का कलर देखने के लिए? कैसे मजा, कैसे दोस्त हो यार। ठीक है, MnO4 2-। आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है? +6। दोस्तों की बलि देने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, नहीं मुझे बफ पिंक देखना है। यहाँ +6 है बेटा, गॉट इट? हाँ, तो ये आ गए तीनों में, आई मीन फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या तीनों का एन फैक्टर नहीं निकाल सकते हो? कितना आएगा एन फैक्टर बताओ, तीनों में निकालो तो। तीनों में एक बार एन फैक्टर पता चल जाए, फिर नॉर्मेलिटी में मोलैरिटी तो हमें पता ही है, सिर्फ एन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर। तो ये नोट करके लिख लेना, इन अ वे इट इज अ थ्योरी आल्सो। ओके, KMnO4 कभी भी हो, एसिडिक मीडियम हो, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? Mn2+। बेसिक हो तो कहां जाएगा? स्ट्रांगली बेसिक, Mn नहीं, MnO2 मिलेगा स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल। हाँ, MnO4 2-। इसको बोलते हैं मैंगनेट। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं पर मैंगनेट। गॉट इट ना? ऐसे लिखा रहता है या जनरली ऐसे लिखा रहता है, K2MnO4। इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैंगनेट। और ये क्या है? पोटेशियम पर मैंगनेट। अच्छा हाँ, ध्यान देना, इसमें कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है बेटा, नो पेरोक्साइड बॉन्ड। इट इज जस्ट लाइक पोटेशियम पर क्लोरेट होता है ना, पर क्लोरिक एसिड, याद है? उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चला जाता है ये।
तो इट इज जस्ट लाइक दैट। ये एसिड होता है मैंगनिक एसिड, कभी आपसे कोई पूछे तो मैंगनिक पर मैंगनिक एसिड इज दिस, H प्लस निकाल दो तो MnO4 माइनस क्रिएट होगा, गॉट इट। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मैंगनेट बनाओगे तो H प्लस निकाल के बस नेगेटिव डाल देना। तो पर मैंगनेट इज दिस, देयर इज नो पेरोक्साइड लिंकेज इन दिस। पहले में एन फैक्टर बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, जब हमें रिडक्शन पार्ट दिया ही नहीं हो, बोलो बेटा, तो क्या सिर्फ यहीं से नहीं निकाल सकते हो? कितना जा रहा है चेंज? 7 से 2 जा रहा है, कितना हो रहा है? 5। अब कहोगे सर रिड्यूसिंग एजेंट में मान लो 2 जा रहा होता तो फिर क्या करते? तो कितने लोग कह रहे 5 से इसको मल्टीप्लाई करते एंड 2 से, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो कॉफिशिएंट में भी 2 आ जाता और ये 5 इंटू 2 हो जाता, और फाइनल निकालते तो 5 इंटू 2 अपॉन 2, 2 गया ना। इसलिए मैं कल बताया था, एक बात उड़ते उड़ते बता दिया था कि अगर आपका सेकंड पार्ट नहीं भी बैलेंस्ड होना, जरूरी नहीं आप बैलेंस करो, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कॉफिशिएंट भी डबल होता है, इलेक्ट्रॉन भी डबल होते हैं। सिर्फ हाफ पार्ट को बैलेंस कर दो। यहां अगर मैंगनीज एक है तो इधर भी एक, इधर 2 है, इधर, उससे देख लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वहीं से निकाल दो, आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में आ गया हमारा आंसर, कितना आ रहा है? इन फैक्टर इज 5, KMnO4 का 5। इसलिए सिंप्लीफाइड वे में कैसे सोचना होता है। अच्छा ध्यान रखना, ये लिबर्टी तभी है जब इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, क्योंकि इंट्रा हुआ तो आपको देखना ही पड़ेगा लॉस के, इजंट इट? क्योंकि उसमें ब्रोमीन ही, ऑक्सीडाइज ब्रोमीन ही रिड्यूस हो रहा है, तो ब्रोमीन का दोनों का कोफिशिएंट का सम करना पड़ता है हमें, ठीक है। यहां देख लो, यहां पे कितना आ रहा है? +5 से, सॉरी +7 से कितना एन फैक्टर कितना आ गया? यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा? हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ एन फैक्टर 1। तो यहाँ पहले केस में मोलारिटी एसिडिक मीडियम में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 5 इन एसिडिक मीडियम। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी कितना था? 0 इंटू कितना आ गया? 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन हो गया। यहाँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 3, ये न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक। पॉइंट 1 इंटू 3 कितना हो गया? 0.3। यहां बताओ, स्ट्रांगली बेसिक में। सभी को समझ में आ गया? अब देखो और एक थ्योरेटिकल देता हूं क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इनको क्वेश्चन ही मत देखना, इनकी थियरी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने ऐसा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराया था आपको, कौन सा? आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। वो रिएक्शन मार्क कर लेना, उसको याद करना है, और ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी दिमाग में रखना। गॉट इट? चलिए आइए मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं। किसका रिएक्शन दिखा रहा हूं? पोटेशियम आयोडाइड KMnO4 का दोनों मीडियम में रिएक्शन दिखाता हूं। सो आयोडाइड एसिडिक मीडियम में प्रिफर्स टू कन्वर्ट इनटू I2, वो उसका पहला प्रोडक्ट होता है। When you take, my dear, the potassium iodide taken with KMnO4 and in acidic medium, then you know I minus prefers to go into I2 and it forms Mn2 plus. Whereas the same KMnO4 when taken in basic medium, the Ki
goes into IO3 minus KiO3, and this forms MnO2 unless the medium is excessively basic या product. So potassium iodide goes into I2 in acidic medium, and potassium iodide converts into potassium iodate. Get the N factor of potassium iodide in both of these reactions. लिखो ये बात, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना. You have to write in the form of statement. कौन सा स्टेटमेंट लिखना है आप लोगों को? किस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है आपको? कौन से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है? पोटेशियम आयोडाइड converts into I2 in the presence of oxidizing agent in acidic medium. कहाँ कन्वर्ट होता है? I2 में. कौन से मीडियम में? Acidic medium में. And the same potassium iodide converts into iodate, KiO3, potassium iodate, या simply iodate in basic medium. Find the N factor of Ki in both of these medium. मिटा दूं इसको? बताइए दोनों में क्या आ रहा है आंसर? कर लो, जल्दी करो. बिल्कुल सही है. क्या आ रहा है पहले में? 1 आ रहा है क्या? वेरी गुड. आइए देखते हैं. KMnO4 and Ki. KMnO4 and Ki. कितने लोग कह रहे हैं सिर्फ मैं इधर से ही ध्यान दूं तो भी हो जाएगा हमारा आंसर? चेंज कितने का? 2 का. समझ में आ रहा है क्या क्यों 2 का? क्योंकि 2 आयोडीन इधर है तो 2 इधर भी करना पड़ेगा, और 1 से -1 से 0 जा रहा है तो मतलब 1 चेंज पर एटम, एंड 2 ले लूंगा तो 2. कितने लोग कह रहे हैं मैंगनीज का अगर देखता भी हूं, मान लो सर 7 से 2 तो कितने का चेंज है? 5. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 का एक टर्म आ जाएगा, और इसको 2 से करना पड़ेगा तो यहाँ 2. ये तो हो गया बैलेंसिंग की बात.
तो बैलेंस करने के बाद कितना है, 2 into 5 इज द टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट इज 5 into 2। अब देखो ये जो 5 into 2 कर रहे हो ये तो ऐसे ही गायब हो गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था बैलेंस नहीं भी करो, सिर्फ हाफ रिएक्शन भी बैलेंस कर दो, यू विल गेट द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये आ गया 1 इज द राइट आंसर फॉर n फैक्टर ऑफ Ki। इस रिएक्शन में देखो n फैक्टर Ki का कितना है जी, -1 से कहाँ गया ये, +5, दोनों में एक एक बैलेंस्ड है ना, 6 का चेंज है, सीधा आंसर लिख दो। आप समझ रहे हो ना, 6 लिखना, क्योंकि 6 into 5 upon 5 5 क्यों कर रहा, समझ में आ रहा है? सॉरी 5 नहीं, यहाँ 3, मतलब हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी करोगे यार वो तो इलेक्ट्रॉन में भी मल्टीप्लाई होगा, उसके कोफिशिएंट को भी उतना ही टाइम्स करेगा, तो इसलिए n फैक्टर उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सिर्फ हाफ रिएक्शन से भी कर लोगे ना। वेरी गुड बेटा। अब चलो एक और रिएक्शन लेते हैं, मान लो K4FeCN6, ये कंपाउंड जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर इसको बहुत ही पावरफुल, ऐसे बॉक्स लिखा हो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में लेके गए, तो पता चला कि यहाँ से CO2 निकल गया एंड NO2 बन गया एंड आयरन +3 में आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका n फैक्टर कितना होगा, क्या बता सकते हो? क्वेश्चन मार्क। फाइंड द n फैक्टर ऑफ K4FeCN6 if it is oxidized to this and this।
क्या है आप लोगों का आंसर? क्या निकाला आप लोगों ने? बोलिए बोलिए, जो भी आया हो। 1 आया है? कितना आया है? हाँ, जो भी आ रहा है वही सही है। बता कितना है? 9 आया है? 90? तो देयर इज अ चांस कि सही हो जाए। और किसी का? आओ चेक करें। अभी कितने लोग कहेंगे सर हाफ रिएक्शन भी बैलेंस करने जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पार्ट छोड़ो, तो हमें अगर इसको देखा जाए अच्छे से तो मल्टीपल एटम ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं। आयरन एक ही है तो आयरन एक रहने दो, नाइट्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ 6 कर देते हैं, कार्बन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कार्बन को 6 कर देते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, यहाँ कितना है? +4, यहाँ कितना है? +4, यहाँ कितना है? +3। प्यारे बच्चों, आयरन यहाँ पे कितना है? +2। पोटेशियम का कुछ हो नहीं रहा है, तो 2 से 3 कितने का? 1। अच्छा जी, यहां से कार्बन से यहां गया, कार्बन यहां कितना है? आओ बना के देखते हैं। Cn- में व्हाट इज द स्टेट ऑन कार्बन? तो मैं X मान ले रहा हूं। नाइट्रोजन है 3, वैसे क्यों मानू यार, X सीधा निकल रहा है तो C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस है, ये -3। कितने लोग करें? ये +3 लेके जाएगा और -1 पहले से ही है, तो कार्बन का यहाँ +2 है प्यारे बच्चों। अच्छा, नाइट्रोजन अभी हमने निकाला तो नाइट्रोजन किस में है? माइनस। ये -3 से कहां जा रहा है? तो नाइट्रोजन अगर -3 से +4 जा रहा है तो 7 का चेंज हुआ पर नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है? कार्बन 2 से 4 में जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है? 2 का। और कितने कार्बन है? आयरन 2 से। टोटल लॉस बाय दैट एटम कितना हुआ? कितना हुआ? 1 + 12 + 42 कितना हो गया जोड़ करके? 55। गॉट इट? एन फैक्टर कितना हुआ? कहोगे सर अदर हाफ रिएक्शन, फिर वही बात, उसके कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ा तो यहाँ पे भी वो कोफिशिएंट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में भी आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके। तुमने बड़ा बोला था, मुझे लगा कुछ बड़ा करोगे यार, तुम तो कहाँ। कार्बन सही लिया था? चल ठीक, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर इज दिस। मजा आया? और एक नहीं है? और एक दे रहा हूँ, चलो और एक क्वेश्चन। दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एन फैक्टर ना, रिलेटेड टू इंटर एंड इंट्रा। अब हम सॉरी इंट्रा का करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन तो हो गया। हाँ निकालो, चलो। Find the n factor of FeS2. What is FeS2 guys? Fool's gold बोलते हैं इसको, Fool's gold. It appears as if it is gold.
गोल्ड जैसा दिखता है, makes you fool that it is gold but it is actually not gold. So FeS2 फेरस पर सल्फाइड है, ये पॉलीसल्फाइड है बेसिकली। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज तो मैं दिखाता हूं, आयरन यहां +2 स्टेट में और ये H2-2 बिल्कुल वैसे जैसे पेरोक्साइड होता है। तो इट इज बेसिकली द कॉम्पोजिशन Fe+2 एंड SS-1-1। सल्फर सिर्फ दो नहीं, सल्फर 8-8-9 सल्फर भी इकट्ठे रह सकते हैं माइनस माइनस, इसलिए SX2- को पॉलीसल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड सल्फर सल्फर का लिंकेज होने के वजह से ऐसे सल्फाइड येलो कलर के भी होते हैं, इसलिए इनको येलो सल्फाइड भी बुलाया जाता है, इसलिए ये गोल्ड जैसा अपीयर होता है। सल्फर कैसे कलर का होता है? ऐसे येलो। तो पॉलीसल्फाइड जितने भी हैं येलोइश टिंज रखते हैं। FeS2 इज दैट कलर बेटा। ओके जी, चलो ये तो हो गई कहानी अंदर की। अब बात की बात करते हैं। ऑक्सीजन अगर यहाँ मतलब ऐसे बॉक्स में लिखा हो, इसका मतलब हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? आयरन 3+ में। सल्फर कहाँ जाता है? SO2। रोस्ट कराते हैं जब FeS2 को, मेटलर्जी का प्रोसेस है ये, रोस्टिंग। You guys know other word do you know, have you heard the word roast, which I used to do every day? Sorry, I don't do. So roast, तो यहाँ पे रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई और अगर आप ले रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको गर्म करो तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। कैल्सिनेशन उसको बोलते हैं जहां ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो, डब्बा बंद कर दिया, सारे एयर बाहर निकाल लिए एंड फिर उसको, ठीक है। चलो, तो calcination is different, roasting is different. This is roasting. Get the N factor of FeS2. Get the N factor. मिटा दो बेटा ये सब। इलेवन, कितने लोग का आया 11? चलो बाकी टाइम थोड़ा और दे देते हैं, चेक कर लेते हैं और कुछ आ रहा हो। क्या है आंसर आपका? When FeS2 goes into iron 3+ plus SO2, सल्फर यहाँ कौन से स्टेट में? 4, और यहाँ सल्फर यहाँ ये
2 से 3 1 का चेंज, यहाँ सल्फर 2 करना पड़ेगा, -1 से 4 5 इंटू 2, टोटल लॉस कितने का हुआ? 11। एन फैक्टर कितना हो गया? 11। सभी को समझ में आ गया? गॉट इट? आया समझ में बसंत तुमको? सबको समझ में आ गया ना? और एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अब थोड़ा ट्रिकी हो गया। इंटरमोलिकुलर जितने भी थे करा लिए। इंट्रामोलिकुलर का एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप लोग। प्यारे बच्चों देखिए इधर, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। आओ चलो देखते हैं। हाँ ध्यान दीजिए। तो क्या डिस्कशन करने जा रहा था मैं आप लोगों के साथ? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स का। एक कोई रिएक्शन याद दिलाओ मुझे। इंट्रामोलिकुलर देखो तो कुछ इतना ग्रो कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग। यस, एनी वन ऑफ यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। दो। हाँ चलो सही जा रहे हो, बोलो। क्या है यार, गौरांग बोल। हाँ बिल्कुल सही। KClO3 को जब गर्म करते हैं तो KCl बनता है एंड O2 इसका एक प्रोडक्ट आता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर। गेट द एन फैक्टर ऑफ दीज थ्री स्पीशीज। तीनों का निकालो एन फैक्टर। हाँ जी बिल्कुल तीनों। जब सारे स्पीशीज का निकालना हो तो रिएक्शन को हमें करना ही पड़ेगा यार, करो। चलो बच्चों हो गया क्या?
हाँ जी प्यारे बच्चों, बात नहीं यार, प्लीज नो डिस्कशन, कम ऑन यार, टेल मी व्हाट्स द आंसर। KClO3 का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। बोलो, एक 3 बोलो सर। 9 आ रहा है, कैसे 9 आया है? 9 कैसे आ रहा है बताओ। आओ देखो इधर, KClO3 में पोटेशियम का कितना है? +1। इधर भी यूजलेस फेलो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ क्लोरीन। कितना? प्लस, कहां जा रहा है ये? कितने का चेंज? ओ माय गॉड, -2 और यहां 0। कितने का चेंज पर एटम? 2 का। अभी तो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो पहले बैलेंस कर लें क्या? कैसे बैलेंस करें? 3 ऑक्सीजन इधर तो 3, क्या वाटर डाल दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, सिर्फ ऑक्सीजन का ही कमी है। तो आप इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो 3/2 से। क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे बाबा 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, सब जिंदगी सॉर्टेड है। अरे अरे मोटू लोग, 3/2 इंटू 2 करो, आंसर विल बी 3 ऑक्सीजन दिस साइड एंड 3। ऐसे अगर तकलीफ हो रही है तो 2 को इधर भेज दो यार। 2KClO3, 2KCl एंड 3O2। अब खुश हो गए? फ्रैक्शनल देखने में तकलीफ हो रही थी। अब देखो ये कहां से जा रहा है? -1 से कहां जा रहा है? ओहो, +5 से कहां जा रहा है? चेंज 6 इंटू, तो और यहां कितने लोग कह रहे हैं -2 से 0, तो 2 इंटू 3 2 जा, देखो लॉस गेन इक्वल हो गए। n फैक्टर इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं? कितने हुए हैं? 12 एंड डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट कितना है? कितना आ गया? समझ में आया? n फैक्टर ऑफ KCl निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए हैं? 2 इंटू 6 अपॉन 2, कितना आ गया? n फैक्टर O2 का निकालना हो तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? यार वो तो पूरे रिएक्शन का सेम होता है। आया बात समझ में? क्या आ गया समझ में? ठीक है चलो। तो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बड़ी आसान होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें दोनों एटम एक साथ चेंज हो रहे होते हैं ना। तो जितना लॉस उतना, तो बड़ा आसान होता है। एक साइड बस पकड़ो, एक साइड को छोड़ दो, एक साइड को पकड़ के करोगे, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर सिंपल है तो। टफ हो गया तो हो गया क्या? सभी ने कर लिया क्या? बोलो। अब एक लास्ट क्वेश्चन दो, आखिरी क्वेश्चन बस। अब उसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा सभी लोग सही करो। डू इट बेटा। P4 को जब गर्म करते, देखिए कितने लोगों को याद है बेसिक मीडियम में गर्म करते क्या मिलता है? इफ एनी वन ऑफ यू रिमेंबर, इट कन्वर्ट्स इनटू PH3 प्लस Na। अगर मान लो NaOH लिया है, H2PO2। Now this is that reaction I want you to
गेट द वैल्यू, ये 4 है, हाँ, गेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट weight of P4, equivalent weight of PH3, equivalent weight of NaH2PO2. Do it. सात्विक जल्दी करो, इस बार ही चेक करूंगा मैं।
हाँ जी बेटा, बात नहीं यार, कितना आ गया आंसर? आइए चेक करते हैं। आइए देखते हैं बेटा। बात नहीं बिल्कुल भी, नो डिस्कशन प्लीज। आप देखो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे ना, क्योंकि यही ऑक्सीडाइज है। तो P4 से यहां यानी 4 टाइम्स और यहां पे भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। अब देखो 0 से ये -3 जा रहा है और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ कहां से कहां जा रहा है बेटा? ये +1 है, यहाँ दिख रहा है क्या? 0 से 1 यानी 4 का चेंज हुआ। इज दैट क्लियर? 1 पर 4, यहाँ 12 का, यहाँ इसको कितने से मल्टीप्लाई करने का? तो यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी। तो हमारे पास जो फास्फोरस का आ रहा है वो 4P4, 4PH3, 12Na। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? एंड इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए हैं वो 12 हुए हैं। सभी को दिख रहा है? बस यार इसका क्या है? एन फैक्टर ऑफ P4 12/4 कितना आ गया? और इसका एन फैक्टर 12/4, इसका एन फैक्टर। बात उठाओ, कितने लोग का सही हुआ? ये 3 क्या हो रहा है भाई? एक क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है आकृति। श्रेया, हाँ क्या चल रहा है ये सब? लक्ष्य सही हुआ? ठीक, बढ़िया, चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कुछ डाउट है इसमें? चलो ग्रेट। तो आपको एन फैक्टर निकालना था, वो पता चल गया। तो आंसर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4 डिवाइडेड बाई कितना? 3 था ना इनका। ये भी क्या आ जाएगा? m/3। ये क्या आ जाएगा? m/1। सभी को समझ में आ गया? बोलो। हाँ बेटा, पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं, कौन सी बड़ी बात। पॉइंट्स में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। चले अब आगे चला जाए। तो इसी के साथ बेटा एन फैक्टर की स्टोरी यहीं एंड होती है। एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम अब मैं आपको देने जा रहा हूं। एंड आई होप कि आप उसको सही से सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो। देखो, अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो रिएक्शन मैंने दे दिया है कि VO when reacts with Fe3O4, sorry, Fe2O3, it converts into V2O5 and iron का +2 ऑक्साइड। ये एक रिएक्शन मैंने दिया जो कि बैलेंस। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड required to completely react with 2 moles of vanadium 2 ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? 2 ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? जब भी ऐसा लिखा रहे रोमन नंबर में, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। तो वेनेडियम के 2 ऑक्साइड है, ये 2 और ये 5। So how many moles of ferric oxide is required to react with 2 mole of vanadium 2 oxide completely? Vanadium 2 oxide
completely. Apply the law of chemical equivalence and get the answer. ना इसको बैलेंसिंग से मत करना, उससे भी आंसर आ जाएगा, बैलेंसिंग से नहीं। मैं चाहता हूं आप क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ध्यान है सभी को बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबके क्या होने चाहिए, इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, ध्यान आ रहा है। और बहुत सारी कहानियां, मोलैरिटी वॉल्यूम, एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, मास अपॉन इक्विवेलेंस, 3-4 थे। करो जल्दी करो। तो सबसे पहला काम क्या है, सभी का एन फैक्टर निकालना, यही ना। सभी में जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों का निकालना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के क्वेश्चन पूछे। कितना रहा, ठीक है, मे बी दैट मे बी द आंसर। चलो एक आंसर आया है 1/2, आप लोग वेरीफाई करो।
हाँ जी, कर लिया। किसको? फेरिक आयरन का तुम ट्राईऑक्साइड बोल सकते हो, किसने मना किया है? नहीं कहते हैं। ऐसा कब बोला? कहां से एज्यूम किया ये कि नहीं कहते हैं? इतना हाई लेवल का क्वेश्चन का बबल क्रिएट करके पावर के साथ साथ दिमाग का भी यूज करो। आओ चलो देखते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पे बच्चों ध्यान दो इधर। जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, उनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी होने के वजह से इनके केस में रिकमेंडेड होता है कि आप रोमन नंबर के फॉर्म में इनके ऑक्साइड को लिखो, इससे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होता है। फिर मैंने आपको डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर का पिरामिड डिस्कस किया था, ध्यान है ना? इसके एक दो नहीं पता चला, +2 से लेके 7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसलिए इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। और इसके अदर नेम्स में वो सारे नाम है जो उसने बोला, ठीक है? वो सब मतलब आयरन के लिए एंड वेनेडियम के लिए ऐसा किया सकता। कर लिया सभी ने? बताओ बेटा इसका एन फैक्टर कितना आया और इसका एन फैक्टर सभी को दिख रहा है क्या? कैसे 3 आया वो देखते हैं। यहाँ +2 था, यहाँ कितना है प्लस, कितने का चेंज? 3 का चेंज हुआ। और इधर कितने का चेंज? 1 से लेकर के, सॉरी +3 से लेकर के +2, 1 का चेंज आया। बट 2 आयरन थे तो इंटू यहाँ कर लो। अच्छा यहाँ कर दो यार, कोई बात नहीं। तुम 6 करोगे, इसका निकालना था ना, तो कोफिशिएंट अपने आप 2 से। जिसका निकालना हो उससे चेंज देखा करो। जैसे मान लो मुझे ये निकालना था, तो मैंने इसके हिसाब से इसको मैनिपुलेट किया। जब इसका निकालना होगा तो इसके हिसाब से इसको देखेंगे। तो इसमें 1 था तो इसलिए मैं इग्नोर कर रहा था 2 का फैक्टर। आप करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी उसका, ठीक है? तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया एन फैक्टर? सबको समझ में आ गया? अब लगाते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। वीओ एन Fe2O3, इसका n इंटू एन फैक्टर और इसका n इंटू एन फैक्टर दोनों बराबर होंगे। इसके मोल कितने हैं बाबा? 2, बोला यही ना? इसका एन फैक्टर कितना? इज इक्वल टू, इसका मोल नहीं पता, इसका एन फैक्टर पता है कितना? तो मोल ऑफ Fe2O3 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो 0.5 तो सही नहीं है। कैसे गलत हुआ? एन फैक्टर गलत निकाला। फिर चलो अच्छा ठीक, आ गया बात समझ में? तो हेडिंग डालिए, टाइट्रेशन क्या होते हैं? ओ माय गॉड, वी आर गोइंग टू स्टडी। टाइट्रेशन आओ समझते हैं।
फिर हाँ जी, बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हेडिंग डालिए आप लोग टाइट्रेशन। ओके, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज आता है। क्या है ये चीज, थोड़ा समझते हैं ना। देखो, टाइट्रेशन के दूसरे और भी नाम है, एनालिटिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन, या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसी को बोलते हैं। और ये सिर्फ रेडॉक्स तक ही लिमिटेड नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है मेनली। अगर आप स्कूल वगैरह में कभी जाते हो तो टाइट्रेशन कराने के लिए वो बोलते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन करा लो, रेडॉक्स टाइट्रेशन करा लो ना, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो टाइट्रेशन है क्या? तो दो केमिकल हम सेलेक्ट करते हैं, और ऐसे केमिकल होने चाहिए जो एक दूसरे से रिएक्ट करें। मतलब अगर एसिड लिया तो साथ में क्या लोगे? बेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो क्या लोगे? रेडियस। दूसरा क्राइटेरिया होता है, उन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजुअली वी टेक इंडिकेटर अनलेस वन ऑफ द रिएक्टेंट इटसेल्फ इज बिहेविंग एज सेल्फ इंडिकेटर। जैसे KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि KMnO4 पर्पल कलर का है। जब KMnO4 खत्म होगा तो वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि KMnO4 कंज्यूम हो चुका है। क्योंकि जब आप टाइट्रेशन करा रहे होते हो तो यूजुअली देखो कुछ स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है, पिपेट, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, ये सब लेबोरेटरी से रिलेटेड टर्म है। बीकर आपको पता होगा, बचपन से लेकर के बहुत बारी आपने देखे होंगे लैब के अंदर, राइट। कोनिकल फ्लास्क यूजुअली कुछ इस तरह का शेप होता है उसका। एंड इनमें जनरली कई कई बीकर्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें मार्किंग रहती है, कितने ml उसमें लिक्विड आपने डाले हैं, वो सब। पिपेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कोई लिक्विड का मेजरमेंट हम करते हैं। मतलब ऐसा रॉड शेप रहता है, थोड़ा सा यहां पे राइट। तो ये यूजुअली पिपेट यहां पे मार्किंग होती है। एंड मार्केट में 10 ml 20 ml इस तरह के बहुत सारे पिपेट्स आते हैं। इसके अलावा ये देखो स्टैंड होता है एक, राइट। एंड इस पे स्टॉपर्स लगे होते हैं, एक बड़ा सा आपके पास मेजरिंग यहाँ पे कैलिब्रेटेड होता है रॉड शेप का, ये सिलेंड्रिकल आप बोल लो यहाँ पे। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, इसको मॉनिटर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा स्टॉपर लगा होता है, इसको आप अगर ओपन करोगे तो इसके अंदर जो भी लिक्विड है, और ये स्टैंड से पूरा इसमें बना रहता है सिस्टम, पूरा अच्छे से इसको पैक करने का, राइट, होल्ड करने का।
तो यहाँ पे लिक्विड जो भी आपने कोई केमिकल ए है यहां रख लिया, बी को यहां रख लिया, और आप फिर इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप बी के अंदर आप रिएक्शन करा रहे होते हो। तो अब बताओ, मान लो आपने बी ले लिया है 2 मोल और ए आप ऊपर ऊपर से ग्रेजुअली ऐड कर रहे हो। तो जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे तो बी ग्रेजुअली कंज्यूम होगा। एक टाइम आएगा जब बी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जब वो एग्जैक्टली खत्म होता है, थ्योरेटिकली खत्म होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। कहने का मतलब जितने इक्विवेलेंट बी के थे उतने ही इक्विवेलेंट हमने ए के भी डाल दिए। लेकिन जब वो रिएक्शन खत्म हो रहा हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसी पॉइंट पे हमें दिख रहा हो। कई सारे ऐसे रिएक्शन हैं जैसे एसिड बेस रिएक्शन, जिनमें एडिशनल एक लिक्विड डाला जाता है, क्योंकि एसिड भी कलरलेस होता है एंड बेस भी कलरलेस होता है। तो एक लिक्विड एडिशनल डालते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या नाम बोलते हैं? और वो लिक्विड, आप बहुत सारे नाम है एसिड बेस में, फेनोप्थलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, वो सब यूज किए जाते हैं। तो इंडिकेटर्स जब ऐड करते हैं तो जब वो रिएक्शन खत्म हो गया होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा ड्रॉप आपका अगर बेस का जा रहा है तो वो इंडिकेटर से रिएक्ट कर लेता है और उससे उसका कलर चेंज होता है। इंडिकेटर्स जनरली एसिड बेस रिएक्शन के लिए वीक एसिड एंड वीक बेसिस होते हैं, जो कि कलर चेंज करते हैं जैसे ही रिएक्शन खत्म। तो वो जब तक आप यहाँ पे मेजर करोगे तब तक 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा जा चुका होगा। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू आता है, जिसको हम समझते हैं कि रिएक्शन हो गया है, उसको बोला जाता है एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट में सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स का डिफरेंस है। आइडियली जब रिएक्शन खत्म हो गया है वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। जितने इक्विवेलेंट ए के उतने ही इक्विवेलेंट बी के जब आप लियो, वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। लेकिन जब हमें ऑब्जर्व होता है, जब हम देख पाते हैं कि ये चेंजेस हो गए हैं, रिएक्शन हो गए हमारे लेवल पे, जब चीजें चलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंड पॉइंट। एंड यूजुअली दे डिफर विथ 2 to 3 ड्रॉप ना, उससे ज्यादा का डिफरेंस, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस करोगे उतना ही गलत रीडिंग है। तो कहोगे ठीक है सर, चलो इसका मतलब इतना बड़ा बड़ा नाम ले लिया है तो ये केमिकल रिएक्शन ना, यस इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो फिर काम क्या करते? जैसे मान ले बेटा तूने ले लिया KMnO4 एंड इसका टाइट्रेशन कराया मोहर सॉल्ट। यू नो व्हाट इज मोहर सॉल्ट? यू डोंट नो? ओके, नो वरीज। इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है? .6H2O। ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड ये। अब इसमें बताओ, ये KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम लोगे तो आपको ये क्लियर है कि मैंगनीज कहां जाएगा? आयरन +2, सॉरी Mn+2 में। और इस कंपोनेंट के अंदर, मोहर सॉल्ट के अंदर, कौन सा स्पीशीज है जो ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयरन+2 इज अ वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पूरे कहानी में फोकस सिर्फ इस पे करना था, आयरन। तो मोहर सॉल्ट एंड KMnO4 का टाइट्रेशन बड़ा फेमस है। तो अब इस KMnO4 को आप यहां रखो या KMnO4 को यहां रखो। ओके, तो जो भी हम सॉल्यूशन बनाए रहते हैं उसमें से अब ये रिएक्शन आप बीकर के थ्रू भी करा सकते हो। कोनिकल फ्लास्क में सबसे इजी होता है वैसे यहां पे कराना। बीकर वगैरह में तो जनरली हम सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, है ना। और पिपेट के हेल्प से जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने बनाया है, पिपेट के हेल्प से इसको उठा के इसमें डालते हैं ना। पूरा ऐसे आई मीन सक करना पड़ता है ऐसे लगा करके, और बड़ा थंब वगैरह टेक्निक से रखना पड़ता है। पता चला पावर लगा दिया तो चला गया अंदर ना। तो पावर नहीं लगाना है वहां पे, आराम आराम से ग्रेजुअली। और बड़ा टफ होता है, आप मार्क देखते भी रहना है कि मार्क के ऊपर आ गया तो उसको ऐसे टैप करो। कई लोग ये टैपिंग में गलती कर देते हैं, तो एकदम से ऐसा टैप कर रहे होते तब तक फिर से वो नीचे चला गया। हाँ हाँ, लिक्विड अंदर चला जाएगा तो नेचुरली उसका जो पावर है वो आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उनके। लेकिन इस बात का ध्यान लैब असिस्टेंट रखते हैं, इसलिए चीजों को बहुत डाइल्यूट करके रखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत चला जाए नुकसान तो करेगा वो, बट लाइफ थ्रेटनिंग ना हो आपके लिए। ये सब लिक्विड्स इतने इजी नहीं है, बड़ा हजार्डस होते हैं ये सब ना। और जो बहुत ही हजार्डस हैं, जिनके माइल्ड कंसंट्रेशन भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है,
उनको फिर वो अवॉइड कराते हैं, रखते ही नहीं है वैसे टाइट्रेशन, क्योंकि 11वीं 12वीं के लेवल पे आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप एकदम अच्छे से एक एक चीज करोगे, और 9th-10th में जब इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं होते ना, तब तो बिल्कुल एकदम वो एडोलेसेंस वाला फेज रहता है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट किधर भी, कई लोग टेस्ट ट्यूब खेल रहे होते हैं ऐसे करके, तो वो सब भी होता है नाटक लैब में, है ना, वो एक एक उसमें पानी भर भर के होली खेल रहे होते हैं मतलब, तो ये सब बड़ा नाटक होता है, ये सब चीजों को ध्यान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। हाँ जी, हाँ क्या बेटा, ड्रॉपर, हाँ कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं ना जिनके लिए ड्रॉपर्स सेफ नहीं होते हैं ना, ड्रॉपर्स का यूज करना सेफ नहीं होता है। तो अब देखो अगेन, तो ये सब हमें खुद से खरीद के लेके आना होता है, अगर आपने ब्रेक कर दिया तो वहां फाइन लग जाता है ऊपर से कि हाँ भाई जाओ वापस इसको लेके आओ, तो पिपेट वगैरह थोड़े रखे जाते हैं, और बहुत ही, और अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है तो लैब असिस्टेंट खुद आपको ग्रुप में खुद करके दिखाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको पता होता है किस केमिकल को कैसे हैंडल करना है। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैंने बोला एक को यहां पे रखना है, दूसरे को क्या बोलते हैं, ब्यूरेट में रखना है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं, ये जो ऊपर स्टैंड वगैरह सब लगा हुआ है ये ब्यूरेट सिस्टम है, यहाँ पे रखते हैं हमारा दूसरा लिक्विड, अब इनका रिएक्शन कराते हैं, देखो केमिकल, ध्यान दो इधर, KMnO4 और इनका रिएक्शन कराओगे, एक को इसमें एक को इसमें ले रहोगे, यूजुअली क्वेश्चन आता है कि भाई KMnO4 का कंसंट्रेशन आपको नोन है, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी आपको नोन है, मोहर सॉल्ट जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसका मोलैरिटी अननोन है या नॉर्मेलिटी अननोन है, तो किसी एक का नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी नोन नहीं होता है, दूसरे का नोन होता है, इसी को फिगर आउट करने के मेथड को ही टाइट्रेशन बोलते हैं। टाइट्रेशन इज अ प्रैक्टिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड to figure out the concentration of a solution with the help of the known concentration of other solution। ये जो दो अलग अलग सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे से रिएक्ट करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि NaOH का हमें कंसंट्रेशन निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया उसके साथ, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये भी बेस वो भी बेस, आपने NaOH लिया है तो आपको HCl लेना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, क्योंकि ये पर्पल कलर का है, तो मान लो मैंने KMnO4 इसमें ब्यूरेट में भर रखा है, या फिर मान लो यहां भर रखा है, चलो इसके अंदर ले लेते हैं, पर्पल पर्पल अच्छा लगेगा, इसके अंदर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ऊपर से हमने ये सॉल्यूशन बनाया था, इसको यहाँ पे अच्छे से, अब क्या करेंगे, तो इसके ये जो पूरा सेटअप किया जाता है, ये सेटअप इसलिए किया जाता है ताकि आप वॉल्यूम को एग्जैक्टली मेजर कर सको, तो एक वॉल्यूम जो इस बीकर में लिए हो या कोनिकल फ्लास्क में लिए हो, वो वॉल्यूम तो आपको एक्यूरेटली नोन रहता ही है, कैसे, आप यहां से पिपेट आउट करके इसमें भरते हो, तो मान लो 2 बारी आपने भरा तो 20 ml गया, अगर 10-10 ml का है तो 3 बारी किया तो 30 ml गया, उसका आपको टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, तो मान लो आपने इधर से उठा करके यहाँ पे 2 बारी कर लिया तो 20 ml आपने लिक्विड ले लिया, तो एक का वॉल्यूम तो पता चल गया, और इसमें हमने क्या लिया था बेटा, इसके अंदर हमने क्या लिया था, KMnO4 पर्पल का, और ऊपर इसके अंदर क्या लिया है, मोहर सॉल्ट ना, इसका एक्वा सॉल्यूशन पानी के अंदर मिला करके इसका, अब क्या, जैसे जैसे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिराता जाऊंगा वैसे वैसे KMnO4 इसके अंदर का खत्म होता जाएगा, तो पिंक पर्पल कलर जो इतना इंटेंस था धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, और जैसे 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 ये रिड्यूस होता जाए, तो फर्स्ट रीडिंग जनरली बोला जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, इकट्ठे ऐसे खोल देते हैं ना, क्योंकि पेशेंस नहीं होता है, वो एक एक ड्रॉप लेकर के यार वो आधे घंटे लग जाएंगे, तो बल्कि एडवाइजेबल भी यही होता है, चलो ऐसे करना नहीं चाहिए बट एडवाइजेबल पहले टाइम पे आप पूरा डिसेंट इनफ इसका फ्लो आने दो और इसको देखते रहो, और जैसे ही आपको लगे डिकलराइज हो गया स्टॉप कर दो, स्टॉप होने के बाद आप नियर अबाउट रीडिंग देख लो कि मान लो अगर ये 100 ml पे ऊपर अपर रीडिंग एंड लोअर रीडिंग का डिफरेंस लिया जाता है, वॉल्यूम कितना यूज हुआ ना, मान लो ये 100 था इनिशियल रीडिंग, अब 50 है तो कितना ml यूज हुआ, 50 ml। अच्छा इसमें भी बड़ी टेक्निक होती है लैबोरेटरी में, लोअर मिनिस्कस देख, मिनिस्कस समझते हो ना तुम लोग, ऐसे इस यहां पे देखा जाता है, अपने आईज का प्लेसमेंट इस जगह पे रख के ये रीडिंग मार्क किया जाता है, ये ऊपर नहीं,
ऐसा करके हमेशा वॉल्स पे रहता है, तो इसको देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो चलो टेक्निकल चीजें आपको लैब में बताई जाएंगी। फिलहाल जब आप ड्रॉप करते जाते हो, तो जैसे मैंने बोला कि 50 के आसपास आपको दिख गया कि यार ये कलरलेस हो जा रहा है, नेक्स्ट टाइम जो सेकंड रीडिंग लोगे, क्योंकि पहला वाला तो वेस्ट हो गया, वो तो जस्ट एक रफ आइडिया ले रहे थे कि किस एमएल पे आया। सेकंड टाइम पे जैसे ही वो 40 के आसपास आ जाए, आप उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि 10 एमएल तक ड्रॉप बाय ड्रॉप आप करोगे भी तो 2-3 मिनट लगेगा, आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। और हर एक ड्रॉप के बाद अच्छे से इसको विग्रसली ऐसे अच्छे से हिलाना पड़ता है, ताकि ये कलरलेस हो जाए अगर होना हो रिएक्शन को। तो करते 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 जब एग्जैक्ट पता चल गया, तो वो वॉल्यूम आपने नोट कर लिया। तो भाई एक का हमें नॉर्मेलिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, और दूसरे का मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम विद दिस मेथड हमने कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूम मेजरमेंट के थ्रू हमें एनालिसिस कर रहे हैं। गॉट इट? तो अब ये मोलैरिटी हमें नहीं पता, वॉल्यूम पता है, नॉर्मेलिटी नहीं पता, वॉल्यूम पता है, तो क्या करेंगे यार? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते? N1 इंटू V1 इज इक्वल टू मोलैरिटी निकालना हो तो कोई बड़ी बात नहीं यार, नॉर्मेलिटी पता हो गई तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब भाई वैलेंसी फैक्टर आप सबको आता है कैसे निकालना है, और तो ये लगा देंगे, तो हमें एक चीज ये नोन है, ये नोन है, ये एक ही अननोन है, तो हमें वो मिल गया। दैट्स हाउ वी डू टाइट्रेशन एवरीवन। तो कभी ये वर्ड आ जाए टाइट्रेशन, डरना मत, मतलब एक तरह का रिएक्शन है जिसको ऑब्जर्वेशन से भी हम फिगर आउट कर सकते हैं कब खत्म हो। ठीक, दूसरा वर्ड टाइटर वैल्यू बोलता है। टाइटर वैल्यू का मतलब होता है ब्यूरेट में क्या रीडिंग आया, मतलब कितने वॉल्यूम का डिफरेंस आया, वो उसको बोलते हैं टाइटर वैल्यू। तो बोले टाइटर वैल्यू ऑफ 20 ml, तो इसका मतलब 20 ml यूज हुआ उस लिक्विड का, समझ गए ना? पिपेट वगैरह यूज करे तो ये समझ लेना ऐसा। ये सब सारे अपराटस हैं, ये सब यूज होते हैं। गॉट इट? ये पूरी कहानी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लैब में बड़े अच्छे से ये सब चीजें, आप जब भी जाओ तो लैब के अंदर जाके ये एक्सप्लोर कर सकते हो। जो लिखने वाली चीज है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखो। टाइट्रेशन इज अ प्रैक्टिकल मेथड to figure out the concentration, ब्रैकेट में लिख लो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। टू फिगर आउट द कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, विद द हेल्प ऑफ known concentration of with the help of known concentration of other solution, with the help of known concentration of other solution. Did you get it? With the help of known concentration of other. की पॉइंट क्या है? जो दो सॉल्यूशन आप ले रहे हो, दे मस्ट रिएक्ट विथ ईच अदर। एक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरा रिड्यूसिंग लो, एक अगर आपने एसिड लिया है तो दूसरा अपोजिट नेचर की चीजें लेनी है। ऐसा नहीं करना कि HCl HBr का सॉल्यूशन बना लिया, एक का मालूम है दूसरे का कैसे निकाले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रिएक्शन करने चाहिए ऐसा। इज दैट क्लियर? ओके, तो एक क्वेश्चन करें टाइट्रेशन का, लिखो। in an in an in an iodio sorry in an iodimetric titration what volume of hypo solution ब्रैकेट में लिख लो having molarity 0.5 मोलर,
what volume of hypo solution having molarity 0.5 is required to completely titrate 0.1 mole of 0.1 mole of iodine taken with starch. स्टार्च का क्या काम होता है बेटा? आयोडीन एंड स्टार्च कौन से कलर का होता है मिक्सचर? हाँ जी ना, वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मैं आपके सामने वो रिएक्शन लिख दे रहा हूं। हाइपो किसको बोलते हैं? Na2H2O3 हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, हालांकि यहाँ पे H2O भी रहता है, बट अभी हमारा इतने से चल जाएगा काम। और I2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये लिया हुआ है, क्या बन रहा है? Na2H4O6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी को ये रिएक्शन याद कर लेना। अब बताओ बेटा, मैं सीधा अभी एन फैक्टर आपको लिख दे रहा हूं, वैसे आप सबको निकालने आता है। इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 2 है। क्या सबको मालूम है कैसे निकाला जाता है? कर लोगे? तो अभी फिलहाल के लिए मान लो। और ये वैल्यू कितना है? कितना है यहाँ पे? कितना दिया है मैंने? 0.5 मोलर दिया है, और इसका मैंने वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क किया है, और इसका मोल कितना दिया है? 0.1। डू इट नाउ बेटा। तो जब हाइपो इसमें ऐड करोगे आयोडीन स्टार्च में, तो धीरे धीरे आयोडीन एंड स्टार्च का जो ब्लू ब्लैक मिक्सचर होता है या वॉयलेट वाला जो मिक्सचर होता है, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। जैसे ही आयोडीन पूरा खत्म हुआ, कलरलेस हो जाएगा। और वही हमारा इंडिकेशन है कि रिएक्शन हो गया है, एंड पॉइंट आ गया है। सभी को समझ आ गया? करें क्या इसको? कितना है आंसर? अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस गाइस, गेट द आंसर। चलो आओ मैं करके दिखाता हूं, ठीक है? आओ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एज पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ gram equivalent of hypo must be equal to number of gram equivalent of iodine. Can I say like that? इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, क्योंकि मोलारिटी एन फैक्टर ही क्या होता है? नॉर्मेलिटी। और इसके लिए मोल दिया है, तो मैं सीधा मोल इंटू एन फैक्टर लगा दूं। बताओ कितने मोल? 0.1। एन फैक्टर कितना बेटा? 2। इसका मोलारिटी कितना है? 0.5। वॉल्यूम नहीं पता, और ये तो वॉल्यूम कितना आ गया? 2/5 लीटर, राइट? तो बताओ वॉल्यूम ml में कितना है? 400 आ रहा है। कितना आ गया बेटा? 400 में। सभी को समझ में आ गया ना कैसे यूज करना है? दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक। इज दैट क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे, टाइट्रेशन ऑफ मोहर सॉल्ट विथ KMnO4। लिखो। हाँ जी, रिएक्शन वही है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ
0.1 normal KMnO4 is required what volume of 0.1 normal KMnO4 is required to completely react with 1 molar 100 ml aqueous solution of Mohr salt. 1 molar 100 ml aqueous solution of Mohr salt. एंड मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6, इसलिए इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, तो ये क्या बनाता है बेटा? एसिडिक मीडियम में मैंगनीज कहाँ जाएगा? +2 में, और मोहर सॉल्ट ये कहाँ जाएगा? आयरन 3+2+ से कहाँ जाता है? ऑक्सीडाइज ये हुआ और रिड्यूस ये हुआ। बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। फेरस अमोनियम सल्फेट। बताइए एन फैक्टर इसका कितना आएगा बेटा? 2 से 3 गया ना, तो 1 का लॉस किया इसने, और ये 7 से कहाँ गया? 2। इसका तो वैसे याद ही हो जाना चाहिए। एन फैक्टर कितना है? 5। कर लिया? इसका मोलैरिटी कितना दिया है मैंने? अच्छा, नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम फिगर आउट करना है, और इसका कहानी क्या दिया? 1 मोलर 100 ml। निकाल लिया क्या आप? चलो निकाल के बताओ। क्या आ रहा है? 1 लीटर आ रहा है। ओके, 1 लीटर आ रहे हैं। आओ चलो, तो वही कहानी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का। इसमें नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डायरेक्ट कर देंगे। 0.1 इंटू, इधर मैंने N1V1 कर दिया, और हमें नहीं पता है वॉल्यूम। उधर की तरफ मोलैरिटी कितना है बेटा? 1। इस बार ही कितने लोग कह रहे हैं ml में ही रहने दो, इंटू एन फैक्टर 1। ये सुनो कितना आ गया? 1000। 1 लीटर आ गया। कितने लोग का आंसर आया? सभी को समझ में आ गया? 1 लीटर इज द राइट आंसर। क्या क्लियर हो गया? तो ये कहानी किसकी थी बेटा? टाइट्रेशन की। अब इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट है, स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या होता है? इस पे कई बार जेईई मेन ने एंड एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास। सी यू टुमारो।